आज 11 मई 2026 है और मतलब इस वक्त स्पेन की टेनेरिफ आइलैंड के पास समुद्र में एक बहुत ही आलीशान क्रूज जहाज खड़ा है। जी बिल्कुल। दूर से देखने पर ये किसी तैरते हुए महल जैसा लगता है, लेकिन असलियत यह है कि पिछले 1 महीने में ये जहाज एक घोस्ट शिप में बदल चुका है। एकदम सही कहा। इस जहाज पर किसी को भी चढ़ने की इजाजत नहीं है और अंदर जो लगभग 150 लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है। और ये कोई समुद्री लुटेरों का हमला भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक अदृश्य और घातक खतरा है जी। जिसने इस जहाज को पूरी दुनिया से काट दिया है। मतलब एक ऐसा खतरा जिसने ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज को हाई अलर्ट पर ला दिया है। देखिए, इस क्रूज जहाज की जो मौजूदा स्थिति है ना, वो दरअसल एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल मिस्ट्री का हिस्सा है और आज के इस गहरी चर्चा में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, हम हंटा वायरस के विज्ञान को समझेंगे। ये कैसे काम करता है, इसके लक्षण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एकदम बदल क्यों जाते हैं, ये सबसे अजीब बात है। जी, और कैसे मौसम का एक छोटा सा बदलाव दूर दराज के जंगलों में इसके आउटब्रेक को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस जानकारी का उद्देश्य पैनिक पैदा करना नहीं है। बिल्कुल, पैनिक नहीं करना है। भले ही इस वायरस की मृत्यु दर 50% तक हो, लेकिन जब हम इसके फैलने की सटीक प्रक्रिया को समझ लेते हैं ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विज्ञान का एक ऐसा पहलू है जिससे डरने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। सही बात है। तो चलिए इस पूरी घटना की जड़ों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस क्रूज की टाइमलाइन को देखते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 को ये जहाज अर्जेंटीना के उशवाया से अपनी यात्रा शुरू करता है। जहाज पर पैसेंजर्स और क्रू मिला के करीब 150 लोग हैं। शुरुआत के दिन तो बिल्कुल सामान्य रहे होंगे। हाँ, शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहते हैं, लेकिन सफर के 5वें दिन एक 70 साल के डच यात्री को बुखार और मांसपेशियों में तेज दर्द शुरू होता है और इसके साथ ही उसे हल्का डायरिया भी होने लगता है। मेडिकल नजरिए से देखा जाए तो मतलब ये सबसे खतरनाक चरण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआती लक्षण पूरी तरह से किसी आम फ्लू या वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं। जब शरीर में वायरस अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, अच्छा, तब शरीर का इम्यून सिस्टम उसे पहचानने की कोशिश करता है और इसी वजह से ये बुखार और दर्द होता है। जहाज के डॉक्टर ने भी शुरुआत में यही सोचा होगा कि ये कोई साधारण फ्लू है। लेकिन वो कोई साधारण फ्लू नहीं था। अचानक उस डच यात्री की हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। जी। उसे सांस लेने में इतनी भयंकर तकलीफ होती है कि ऑक्सीजन देने के बावजूद 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये बहुत दुखद है। इसके बाद जहाज अफ्रीका के पास सेंट हेलेना आइलैंड पर रुकता है। वहां 24 अप्रैल को उस मृतक की पत्नी अपनी पति की डेड बॉडी लेकर जहाज से उतरती है ताकि वो साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम वापस जा सके। लेकिन वो जा नहीं पाती। नहीं, 25 अप्रैल को फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले वो एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और अगले दिन उसकी भी मौत हो जाती है। बाप रे! और जहाज पर तबाही का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। हाँ, एक और मौत हुई थी। बिल्कुल, 2 मई को जहाज पर मौजूद एक जर्मन महिला की भी इसी रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। अब देखिए, जब एक ही जगह पर इस तरह की मौतें होने लगती हैं, तब हेल्थ एजेंसीज का ध्यान जाता है। तो WHO ने एंट्री ली। जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत जांच शुरू की। मृतकों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए और तब जाकर पता चला कि ये हंता वायरस का एंडी स्ट्रेन है। अब रुकिए, मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। क्या? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये बैच कपल मार्च 2026 में यानी जहाज पर चढ़ने से पहले उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। हाँ, ये जानकारी सामने आई थी। वहां वो एक कचरे के डंप के पास चले गए थे जहां बहुत सारे चूहे थे। मान लेते हैं कि चूहों से वो डच व्यक्ति संक्रमित हो गया। ठीक है। लेकिन हंता वायरस तो चूहों से फैलता है ना। उसकी पत्नी और वो जर्मन महिला तो उस कचरे के ढेर में नहीं गई थी। फिर ये वायरस जहाज पर एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे पहुंच गया? ये बहुत ही सटीक सवाल है। असल में हंता वायरस का पूरा परिवार आमतौर पर केवल चूहों से इंसानों में फैलता है। कोई भी संक्रमित इंसान इसे दूसरे इंसान को नहीं दे सकता। तो फिर इस केस में क्या हुआ? इस जहाज पर जो स्ट्रेन मिला है, यानी एंडी स्ट्रेन, वो इस नियम का इकलौता अपवाद है। अच्छा। पूरे हंता वायरस परिवार में एंडी स्ट्रेन एकमात्र ऐसा वायरस है जो इंसान से इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। इसे पहली बार 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक के दौरान पहचाना गया था। अगर ये इंसान से इंसान में फैल सकता है, तो फिर इस जहाज पर सिर्फ 10 लोग ही क्यों संक्रमित हुए? मतलब इसे तो जंगल की आग की तरह पूरे जहाज में फैल जाना चाहिए था। 150 लोग थे वहां। देखिए, इसका ट्रांसमिशन कोविड या इन्फ्लुएंजा जैसा बिल्कुल नहीं है।
कोविड हवा में बहुत आसानी से तैर सकता है और हफ्तों तक फैल सकता है। हाँ, वो तो हम सब ने देखा है। लेकिन एंडी स्ट्रेन की जो ट्रांसमिशन विंडो है वो बहुत छोटी और जटिल है। जब इंसान में बीमारी के लक्षण शुरू होते हैं तो उसके पास वायरस को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने के लिए मुश्किल से 1 या 2 दिन का समय होता है। सिर्फ 1 या 2 दिन? जी, इसके अलावा ये हवा में दूर तक नहीं जाता। इसके ट्रांसमिशन के लिए बहुत करीबी शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है। मतलब क्लोज कांटेक्ट। बिल्कुल। जब वो डच यात्री बीमार पड़ा होगा तो उसकी पत्नी ने और शायद उस जर्मन महिला ने या क्रू मेंबर्स ने बहुत नजदीक से उसकी देखभाल की होगी। तो मतलब शारीरिक तरल पदार्थों के जरिए? हाँ, शरीर के तरल पदार्थों जैसे पसीना, लार या उल्टी के सीधे संपर्क में आने से ही ये वायरस उनके अंदर गया। अगर वो कपल उस कचरे के ढेर में जाने के 3-4 दिन बाद जहाज पर चढ़ता तो शायद ये चेन कभी शुरू ही नहीं होती। खैर, ये तो बात हुई एंडी स्ट्रेन की, जो आपने बताया कि एक अपवाद है। लेकिन अगर हम इस वायरस के बाकी परिवार की बात करें तो मेरे सामने एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। वो क्या? सोर्सेस के मुताबिक इसका कोई इलाज नहीं है, कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, कोई एंटीवायरल काम नहीं करता। ये सच है। लेकिन जो बात मुझे बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल लग रही है वो ये कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस इंसान के शरीर के बिल्कुल अलग अंगों पर हमला करता है। हाँ, ये इस वायरस की एक बहुत बड़ी खासियत है। मतलब एशिया और यूरोप में ये हिमोराजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी HFRS पैदा करता है। इसमें मरीज की किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जी। लेकिन जब यही वायरस नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलता है तो ये हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS पैदा करता है। इसमें किडनी को कुछ नहीं होता बल्कि फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वायरस की फैमिली एक ही है और वो भूगोल के हिसाब से तय कर रहा है कि आज किडनी को मारना है या फेफड़ों को? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन देखिए ये वायरस हवा में उड़कर भूगोल के हिसाब से अपना रूप नहीं बदलता। तो फिर क्या होता है? इसका कारण वायरस खुद नहीं बल्कि वे चूहे हैं जो इसे कैरी करते हैं। दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों पर चूहों की बिल्कुल अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अच्छा, चूहों की प्रजाति का फर्क है। बिल्कुल। लाखों सालों के इवोल्यूशन में चूहों की हर प्रजाति ने हंता वायरस के एक खास स्ट्रेन को अपने अंदर विकसित किया है। एशिया और यूरोप के चूहों में जो हंता वायरस का स्ट्रेन होता है उसकी सतह पर मौजूद प्रोटीन की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि जब वो इंसानी शरीर में जाता है तो वो हमारी किडनी की रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की रिसेप्टर्स के साथ एक लॉक और की की तरह फिट हो जाता है। ओहो, तो मतलब ताला और चाबी। एशिया वाले स्ट्रेन की चाबी सिर्फ किडनी के ताले में लगती है। एकदम सही समझे आप। और जब वो किडनी की कोशिकाओं में घुसता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को मारने के लिए भारी मात्रा में केमिकल्स छोड़ता है। तो वो केमिकल्स ही नुकसान पहुंचाते हैं? जी, इस लड़ाई में किडनी की दीवारें डैमेज हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम HFRS कहते हैं। और अमेरिका वाले केस में क्या होता है? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पाए जाने वाले डियर माउस या कॉटन रैट जैसे चूहों में जो स्ट्रेन होता है उसकी प्रोटीन संरचना अलग होती है। उसकी चाबी इंसानी फेफड़ों के अंदर मौजूद एंडोथेलियल कोशिकाओं के ताले में फिट बैठती है। बाप रे! और इसीलिए वो डच यात्री सांस नहीं ले पा रहा था। जी। लेकिन फेफड़ों में पानी भरने का क्या विज्ञान है? मतलब वायरस फेफड़ों में पानी कैसे बना सकता है? असल में वायरस खुद पानी नहीं बनाता। जब वो अमेरिकी स्ट्रेन फेफड़ों की कोशिकाओं को संक्रमित करता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम पैनिक मोड में आ जाता है। पैनिक मोड? हाँ, वो एक साइटोकाइन स्टॉर्म ट्रिगर करता है, यानी इम्यून सेल्स की एक बाढ़ जो फेफड़ों की तरफ दौड़ पड़ती है। अच्छा। इस आक्रामक प्रतिक्रिया के कारण फेफड़ों की सूक्ष्म रक्तवाहिकाएं यानी कैपिलरीज छन्नी की तरह लीक होने लगती हैं। तो वो पानी नहीं बल्कि हमारा खून है? खून का तरल हिस्सा, जी, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो रिस रिस कर फेफड़ों के एयर सैक्स में भरने लगता है। मरीज के अपने ही शरीर का तरल पदार्थ उसे अंदर से डुबाने लगता है। हे भगवान! इसे ही HPS कहते हैं और इसी वजह से इसकी मृत्यु दर इतनी अधिक है। ये प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही भयानक भी है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये कोई नई बीमारी है जो अचानक से पैदा हो गई है? क्योंकि इसका नाम मैंने हाल के वर्षों में इतना नहीं सुना था। नहीं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। आधुनिक चिकित्सा इतिहास में इसका पहला बड़ा टकराव 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान हुआ था। अच्छा, कोरियन वॉर के टाइम? जी, उस समय अचानक से 3000 से ज्यादा अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र के सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। 3000 सैनिक? बाप रे! हाँ, उन्हें तेज बुखार हुआ,
उल्टियां हुईं और फिर उनकी किडनी फेल होने लगी। कई सैनिकों की आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही थी। करीब 15% सैनिकों की मौत हो गई। उस दौर में तो यकीनन डॉक्टरों को लगा होगा कि ये दुश्मनों का कोई बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन है। बिल्कुल। अमेरिकी सेना के डॉक्टर पूरी तरह से चकरा गए थे। उन्होंने पानी चेक किया, खाना चेक किया, हवा की जांच की, पर कुछ नहीं मिला होगा। जी, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसे कोरियन हेमोरेजिक फीवर का नाम देकर छोड़ दिया गया। तो फिर इसका पता कैसे चला? इस रहस्य को सुलझने में 30 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। 1978 में जाकर एक दक्षिण कोरियाई वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने एक अहम खोज की। क्या खोजा उन्होंने? उन्होंने खेतों में पाए जाने वाले धारीदार चूहों यानी स्ट्राइप्ड फील्ड माउस के फेफड़ों के टिश्यूज में इस वायरस को खोज निकाला। ओह, तो चूहों से कनेक्शन तब मिला। जी, और चूंकि ये खोज साउथ और नॉर्थ कोरिया की सीमा पर बहने वाली हंतान नदी के पास हुई थी, इसलिए इस पूरे वायरस परिवार का नाम हंता वायरस रख दिया गया। अच्छा, तो हंतान नदी से नाम पड़ा हंता वायरस। यानी एशिया वाला वो स्ट्रेन जो किडनी पर हमला करता है वो 1950 के दशक से ही रडार पर था। हाँ, लेकिन अमेरिका में जो फेफड़ों को तबाह करने वाला HPS स्ट्रेन है वो कब सामने आया? हमारे सोर्सेज में 1993 के एक बहुत ही अजीब आउटब्रेक का जिक्र है। अमेरिका के उस इलाके में जिसे फोर कॉर्नर्स कहा जाता है, जहां नावाहो आदिवासी रहते हैं। हाँ, वो आउटब्रेक। वहां अचानक युवा और स्वस्थ लोगों की मौत होने लगी थी। 1993 का वो नावाहो आउटब्रेक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या हुआ था वहां असल में? मई 1993 में एक 19 वर्षीय एथलीट को सांस लेने में तकलीफ हुई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सिर्फ 19 साल का? हाँ, और डॉक्टरों को पता चला कि कुछ दिन पहले उसकी मंगेतर की भी बिल्कुल ऐसे ही लक्षणों से मौत हुई थी। कुछ ही हफ्तों में उस इलाके में 10 लोगों की मौत हो गई। बाप रे। शुरुआती मृत्यु दर 75% से भी ऊपर थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मरने वाले सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ और युवा थे। उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत था। और जैसा कि आपने पहले बताया, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म उतना ही ज्यादा घातक होता है। बिल्कुल, मतलब उनका शरीर ही उनके फेफड़ों को प्लाज्मा से भर देता है। एकदम सही। अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC तुरंत हरकत में आया। उन्होंने जब सैंपल्स की जांच की तो उन्हें वायरस के जेनेटिक कोड हंतान वायरस से मिलते जुलते लगे। लेकिन लक्षण तो अलग थे ना? हाँ, क्योंकि ये अमेरिका था और यहाँ लक्षण बिल्कुल अलग थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि असली सुराग उन्हें लैबोरेटरी से नहीं मिला। तो कहाँ से मिला? नावाहो कबीले के पारंपरिक ज्ञान से मिला। अच्छा, नावाहो बुजुर्गों ने क्या बताया? उन्होंने वैज्ञानिकों को एक ऐसी कड़ी बताई जिसने पूरी मिस्ट्री को एक झटके में सॉल्व कर दिया। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का कनेक्शन मौसम और एक खास तरह के बीज से है, चिलगोजे, जिसे वहां पिनियन पाइन नट्स कहते हैं। चिलगोजे? पर चिलगोजे से बीमारी कैसे फैलेगी? देखिए, जब भी इलाके में भारी बारिश होती है तो जंगलों में इन चिलगोजों की बम्पर पैदावार होती है और ये चिलगोजे वहां के चूहों का सबसे पसंदीदा खाना है। ओह, तो खाना ज्यादा मिला? जी, जब चूहों को इतना सारा खाना एक साथ मिलता है तो उनकी आबादी में रातों रात विस्फोट हो जाता है। तो मतलब मौसम का सीधा असर चूहों की आबादी पे पड़ा? बिल्कुल। और जब वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट डेटा का विश्लेषण किया तो नावाहो बुजुर्गों की बात अक्षरशः सच निकली। 1991 और 92 में एक बहुत बड़ा अल नीनो आया था। अल नीनो जो प्रशांत महासागर को गर्म कर देता है? हाँ, जिससे ग्लोबल वेदर पैटर्न बदल जाता है। इस अल नीनो की वजह से अमेरिका के उस सूखे इलाके में बहुत भारी बारिश हुई थी। तो चेन रिएक्शन शुरू हो गया? एकदम। बारिश से पेड़ बढ़े, पेड़ों से चिलगोजे आए, चिलगोजों से डियर माउस की आबादी 10 गुना बढ़ गई। और जब सर्दियों में बाहर ठंड बढ़ी तो वो सारे चूहे गर्माहट और खाने की तलाश में इंसानों के घरों, गराजों और गोदामों में घुस गए। बाप रे, ये तो एक पूरा इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। अक्सर हम सुनते हैं कि इंसान जंगलों को काट रहा है, जानवरों के घरों को तबाह कर रहा है, इसलिए नई बीमारियां आ रही हैं। हाँ, वो आम धारणा है। लेकिन इस केस में तो मौसम सीधे तौर पे एक वायरस को ट्रिगर कर रहा है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है। पूछिए। हम ये तो समझ गए कि चूहे घरों में आ गए, लेकिन चूहे तो इंसान को काटते नहीं आमतौर पर। तो फिर ये वायरस चूहों से इंसान के फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है? यही वो मैकेनिज्म है जो हंता वायरस को इतना साइलेंट और खतरनाक बनाता है। इसका संक्रमण एरोसोलिजेशन नामक प्रक्रिया से होता है। ये एरोसोलिजेशन क्या है? मतलब संक्रमित चूहा आपके घर के किसी अंधेरे कोने में, अलमारी के पीछे या गोदाम में मलमूत्र करता है। ठीक है। जब वो मलमूत्र सूख जाता है
तो वायरस एक सूक्ष्म प्रोटीन शेल के अंदर सुरक्षित रहता है। महीनों बाद जब इंसान उस अंधेरे कमरे में सफाई करने जाता है या झाड़ू लगाता है, तो वो सूखा हुआ मलमूत्र टूटकर धूल के बेहद महीन कणों में बदल जाता है और हवा में उड़ने लगता है। बाप रे। जी, जब इंसान उस धूल भरी हवा में सांस लेता है तो वे अदृश्य कण सीधे उसके फेफड़ों के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। ना कोई चूहा दिखा, ना किसी ने काटा, बस एक पुरानी अलमारी साफ करने से इंसान संक्रमित हो गया। ये सचमुच रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। मतलब एक धूल का कण आपकी जान ले सकता है। इस पूरी कहानी को सुनकर एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है वो ये कि क्या ये खतरा सिर्फ अमेरिका या स्पेन के उस क्रूज शिप तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर चूहों से ये फैल रहा है तो चूहे तो दुनिया के हर कोने में है। भारत में भी हंता वायरस की स्थिति को लेकर हमारे सोर्सेज में कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े मौजूद हैं। जी, दशकों तक भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का यही मानना था कि हंता वायरस भारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे HPS के आउटब्रेक नहीं देखे गए थे। तो फिर क्या बदला? 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने उन मरीजों के ब्लड सैंपल लिए जो किसी अज्ञात कारण से क्रॉनिक किडनी की बीमारी का सामना कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स और इरूला जनजाति के लोगों के सैंपल भी लिए। इरूला जनजाति जो सांप और चूहे पकड़ते हैं? बिल्कुल, इरूला जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से सांप और चूहे पकड़ने का काम करते हैं। और नतीजे क्या आए? नतीजे बिल्कुल वही आए जिसका डर था। उस स्टडी में हंता वायरस के 28 कंफर्म केसेस सामने आए। 28 केस? जी, और यहाँ तक कि जब आम आबादी का रैंडम टेस्ट किया गया तो लगभग 4% लोगों के खून में हंता वायरस की एंटीबॉडीज मिली। 4% लोगों में एंटीबॉडीज। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग कभी ना कभी इस वायरस से संक्रमित हुए, उनके शरीर ने इस वायरस से लड़ाई की और उसे हरा दिया, लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें हंता वायरस हुआ था। एकदम सही। ये साबित करता है कि हंता वायरस भारत में एक साइलेंट थ्रेट की तरह मौजूद है। ये हमारे आसपास है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बहुत से केस मिस हो रहे हैं? हाँ, चूंकि भारत में किडनी से जुड़ी बीमारियों के बहुत सारे मरीज आते हैं, इसलिए हो सकता है कि कई मामले बिना हंता वायरस के डायग्नोसिस के ही रह जाते हों। तो ऐसे में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल हर किसी के मन में आता है। हम हाल ही में एक बड़ी महामारी से बाहर निकले हैं। टेनेरिफ में जो क्रूज खड़ा है, उसकी टाइमलाइन और मौत के आंकड़े किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या हंता वायरस अगला कोविड बन सकता है? क्या ये पूरी दुनिया को एक बार फिर से लॉकडाउन में धकेल सकता है? देखिए, ग्लोबल रिस्क असेसमेंट के आधार पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट किया है कि हंता वायरस के पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बनने का खतरा न के बराबर है। न के बराबर? हाँ, और इसके पीछे बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। मैं इस रिस्क असेसमेंट को एक एनालॉजी से समझना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड एक मशीन गन की तरह था। कोई एक संक्रमित व्यक्ति बाजार में खांसता है और हवा के जरिए वो वायरस अंधाधुंध गोलियों की तरह एक साथ 100 लोगों को शिकार बना लेता है। हाँ, कोविड का ट्रांसमिशन बहुत तेज था। लेकिन हंता वायरस एक स्नाइपर की तरह है। ये बहुत शांत है, एक बार में एक ही इंसान पर निशाना लगाता है, लेकिन इसका निशाना अचूक है। 50% मृत्यु दर। क्या ये तुलना सही है? ये एनालॉजी इस वायरस की पूरी प्रकृति को बहुत सटीकता से बयां करती है। अच्छा। देखिए, कोविड का रिप्रोडक्टिव नंबर बहुत ज्यादा था क्योंकि वो एयरबॉर्न था, वो हवा में लंबी दूरी तय कर सकता था। हाँ। लेकिन हंता वायरस, यहाँ तक कि उसका एंडी स्ट्रेन भी एयरबोर्न नहीं है। वो इंसान की सांसों से हवा में नहीं तैरता। एंडी स्ट्रेन के लिए बहुत ही क्लोज फिजिकल कांटेक्ट चाहिए। और बाकी स्ट्रेन के लिए? और बाकी जितने भी स्ट्रेन हैं, चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में, उनके लिए आपको उस गोदाम या कमरे में जाना होगा जहां संक्रमित चूहों का मल मूत्र धूल बनकर उड़ रहा हो। मतलब जब तक आप वहां नहीं जाते? जी, जब तक आप उस खास जगह पर उस खास धूल में सांस नहीं लेते, तब तक आप सुरक्षित हैं। ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड यानी सीमित दायरे वाला खतरा है। और चूंकि ये एक स्नाइपर है जो खास परिस्थितियों में ही ट्रिगर होता है, तो इससे बचने का तरीका भी बहुत सीधा होना चाहिए। हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, तो बचाव ही इकलौता रास्ता है। सोर्सेस के मुताबिक सबसे पहला काम तो यही है कि अपने घरों, बेसमेंट और गोदामों में चूहों को घुसने से रोका जाए। पार होने दें। अगर वहां चूहों की ड्रॉपिंग्स है तो सूखे झाड़ू का इस्तेमाल करने के बजाय उस पर पहले पानी या डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करें ताकि धूल हवा में ना उड़े।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और ऐसी जगहों की सफाई करते समय हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क और ग्लव्स पहने। हाँ, ये बहुत ही सामान्य से दिखने वाली सावधानियां हैं, लेकिन यही चीजें ये तय करती हैं कि वायरस उस धूल से आपके फेफड़ों तक पहुंचेगा या नहीं। इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, तो स्पेन के किनारे पर खड़ा वो क्रूज जहाज, उस पर हुई मौतें और एंडी स्ट्रेन का ट्रांसमिशन, ये सब एक बहुत बड़ी और डरावनी ट्रेजेडी है। जी बिल्कुल है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास हमारे शरीर को तबाह करने के कितने सूक्ष्म और रहस्यमयी तरीके मौजूद हैं। लेकिन ये हंता वायरस कोई नया विलेन नहीं है, बल्कि दशकों से हमारे बीच खामोशी से रहने वाला एक वायरस है। हमें इस बात को समझना होगा कि सूक्ष्म जीवों और इंसानों का ये टकराव कोई नई बात नहीं है। सही बात है। जब हम इकोलॉजी के इस चेन रिएक्शन को समझ लेते हैं कि कैसे चूहों की आबादी बढ़ती है, कैसे उनका वायरस धूल में बदलता है और कैसे वो हमारे अंगों के रिसेप्टर्स पर हमला करता है, तो हम बेहतर तैयार हो सकते हैं। जी, तो हम पैनिक करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। वो क्या? 1993 के अमेरिका के आउटब्रेक में हमने देखा कि कैसे प्रशांत महासागर में आने वाले एक अल नीनो के कारण भारी बारिश हुई, चूहों की दावत हुई और एक जानलेवा वायरस ट्रिगर हो गया। हाँ, आज जब ग्लोबल क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है, दुनिया भर के मौसम चक्र टूट रहे हैं, बेमौसम भयंकर बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस बदलती हुई पारिस्थितिकी में प्रकृति के पास ऐसे और कितने स्लीपिंग वायरस मौजूद होंगे। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। कितने ऐसे वायरस होंगे जो इंसानों पर हमला करने के लिए बस मौसम के एक सही ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए।